Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, वो भी भूगोल में देख रहे हैं हम। तो भूगोल में हम देखेंगे आज जल के बारे में। हमने पिछले वाले हमारे चैप्टर में वायु को देखा था और आज हम जल को देख रहे हैं। तो वायु और जल दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हम जल को विभिन्न तरह से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का ये न्यू चैप्टर। जल जल आप सब जानते हैं हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जल ही जीवन है, कई सारे नारे आपने सुने होंगे। तो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं बताइए। जब भी आप जल के बारे में सोचते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में क्या आता है? आप नदी को सोचेंगे, आप जलप्रपात को सोचेंगे, आप वर्षा की रिमझिम के बारे में सोच लेंगे, आप नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। इस तरह की चीजें जहां पे भी आपने जल देखा है वो आप सोचेंगे। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? अब वो गड्ढे में गायब जो है क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नाव वगैरह चला रहे, मगर बाद में वो जल गायब हो गया। तो जल कहाँ गया? सूर्य की ताप के कारण जल वाष्पित हो गया। तो जो भी जल था वो कहाँ गया बताइए? सूर्य जो है बहुत ज्यादा आया तो जो भी जल था वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ गया। अब ठंडा होने पर जल वाष्प जो है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। क्या है, ऊपर जाता है ना, तो क्या होता है वहां पर ठंडा हो जाता है और फिर बादल बन जाएंगे और फिर नीचे वर्षा हो जाएगी। यहां से ये वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके बाद क्या होता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, आप जानते हैं जो भी जल है वो लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। किस तरह से? महासागरों में बदलेगा, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है और उसको जल चक्र कहते हैं। तो ये क्या होगा? जल चक्र होगा जो चक्कर लगाता रहेगा। ये देखिए, पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, फिर वर्षा होगी, फिर वापस से जो है धीरे वाष्प होगा, फिर बढ़ेगा। तो पूरा पूरा चक्र चलता रहता है। एक तरह से क्या है, ये जल चक्र है या वाटर साइकिल यू कैन सी। इंग्लिश में हम वाटर साइकिल भी कह सकते हैं। अब आ जाइए आगे। तो आप जानते हैं हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी किसके समान है? थलशाला की। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है भाई कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। थलशाला क्या होता है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखा जाए तो अलवण जो जल है जिसमें कोई भी लवण पदार्थ नहीं है, हमारे पीने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जल आपको ज्यादातर नदियों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा, सोते एवं हिमनदी में मिलेगा जहां पर पानी जमा हुआ है। महासागर होता था, समुद्र का जल लवणीय होता है, तो वो पीने योग्य नहीं है, लवण है उसमें बहुत सारे मिले हुए हैं। इसमें अधिकांशतः नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक भी हो सकता है। इस तरह की चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा पानी पीने योग्य है और कौन सा नहीं, और कहाँ पे पानी पीने योग्य मिलता है और कहाँ पर नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब पानी तो कई सारा है मगर पीने वाला कम है, इस वजह से जल की कमी होती है। अपनी थलशाला बनाए, आप जो आप चाहें तो अपनी थलशाला भी बना सकते हैं। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है इतना, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, हटा रहे हैं, बाद में देखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए विश्व है, इसके प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां। भारत में देखिए प्रमुख जो है नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये प्रमुख है। बाकी सारी तो भी प्रमुख है मगर मेन यही है उनमें भी। चाइना की कौन सी नदी है? हांग ही। इस तरह से जो मेन मेन नदियां यहाँ पे, अमेजोन है यहाँ पे सॉल्ट लेक है, नाइजर नदी, नील नदी, दनुबी नदी, काला सागर है, भूमध्य सागर है, कई सारे सागर है, डलिंग नदी। ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे दी गई है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रमुख विश्व की प्रमुख स्रोत और
झीलें एवं नदियां जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक, इस तरह से हमने ये देख ली। अब जल का हम वितरण देखेंगे। क्या देखेंगे? जल का वितरण देखेंगे। चलिए देखने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं, कौन जानता है भाई? हम सभी है वो जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ। क्या हो रखा है? जो पृथ्वी की सतह है उसका 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? अब आप सब देख रहे होंगे कि भाई जल तो बहुत सारा है, मगर फिर हम जल की कमी से क्यों जूझ रहे? कारण है कि भाई जल है तो सही, मगर उसमें लवण ज्यादा है, अलवणीय जल बहुत कम है। इस वजह से हम पानी की कमी झेल रहे हैं कि भाई आप समुद्र को पी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं भाई? चलिए देखते हैं, कुछ जानना है हमें। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होती है भाई? कोई पूछे भाई आपसे लवण क्या है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद अगर जो नमक की मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? लवणता कहेंगे। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। कितना? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम जो है महासागरों की लवणता होती है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? बताइए, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है भाई? जल वितरण जो है उसका प्रतिशत दिया गया है। महासागर में कितना जल है देखिए, 98% जो जल है महासागरों में जो पीने योग्य नहीं है। और बर्फ वाला क्षेत्र पीने योग्य जो 0.2 के करीब है। भूमिगत जल जो है वो तो 0.68 है, बहुत कम। और झीलों का अलवण जल जो है वो भी पीने वाला है, वो 0.009 है। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो है देखिए कितनी है। वायुमंडल में देखिए कितना सा जल है, और नदियां तो वैसे ही बहुत कम है। तो ये सारे जो पीने वाले हैं वो तो कम है, और जो पीने वाला नहीं है वो बहुत ज्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जो है जल का वितरण प्रदर्शित कर लिया कि भाई जल जो है इस तरह से वितरित होता है। क्या आप जानते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं? अब नहीं जानते हो तो अब जान जाएंगे कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम सॉरी 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। जो इजराइल है उसके मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर जो है लवणता होती है। इतनी लवण है, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे घन बना सकती है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये घन होते हैं, सघन होते हैं, तो क्या होता है इनमें डूब नहीं सकते, इनमें जो डूबना नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर इसराइल के जो तैराक है वो तैराकी वगैरह सीख सकते हैं। आप यहाँ पे अलवण जल का वितरण भी दिया हुआ है, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। हम देखते हैं अब कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि जीवन जो है वो जल पर ही निर्भर है। आप जानते हैं प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझाता है। कोई कोल्ड ड्रिंक काम नहीं आती, सिर्फ जल ही है जो प्यास होने पर आपकी प्यास बुझाएगा। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? देखिए वाटर योर ड्रिंक इज पॉल्यूटेड वगैरह, बहुत सारी नदियां खत्म हो चुकी है। तो बहुत सारे अखबार ऐसे विज्ञापन देते थे कि भाई नदियों का बहुत ज्यादा खत्म किया जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इनको कम कीजिए वरना पीने योग्य जल जो थोड़ा बचा है वो भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं? चलिए हम नहीं जानते तो देख लेते। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, तो जब भी हम देखेंगे कि जल संरक्षण की जो विभिन्न विधियां हैं उनको प्रबलित किया जाता है, तो कई सारी चीजें सामने आ जाती है। तो वही हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को आता है, आप ध्यान रखिए।
अब आ जाइए आपके अगले टॉपिक पर, वो क्या है? महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरों में क्या होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखने का प्रयास करें। तो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। क्या होगा? समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से क्या होगा? कुछ जादुई सी अनुभूति होगी। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। सारी की सारी चीजें कैसी होती है भाई? सम्मोहित करने वाली प्रतीत होती है। ताल झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। तो जो तालाब है, झील है, उसमें जल के विपरीत जो महासागरीय जल है हमेशा आपको गतिमान दिखेगा, मगर जो नदियों का जल है, तालाबों का जल है, स्थिर दिखता है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि वो स्वच्छ है। यह कभी शांत नहीं होता, मगर हम मानव जो है उस जल को प्रदूषित करता जा रहा है जो हम स्वच्छ मानते हैं। तो अब स्वच्छता भी अस्वच्छ हो चुका है। तो यह कभी शांत नहीं रहता है। कौन सा? महासागरों का जल कभी शांत नहीं रहता, हमेशा गतिमान रहता है। कारण क्या है? इसमें बहुत सारे परिवहन की चीजें होती है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कई तरह से हम जो है इनकी चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगों में, ज्वार भाटा में और धाराओं में, इनमें भी जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आप ये यहां से देख सकते हैं। अब चलिए आगे। तो अगर देखें तो ये रहा आपका प्रशांत महासागर, देख रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं? तो जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तो जब भी समुद्री सतह पर क्या होता है कि पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न, क्या होती है भाई? तरंगे जो है उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। कैसी होती है भाई? उतनी ही बड़ी होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कई सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए तरंगे वगैरह यहाँ पे हम देख रहे हैं, तरंगों को देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। चलिए देखने का प्रयास करें। तो ये रही क्या? तरंगे। तो तरंगे किस तरह से चीजें करती है? तो समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय, कब पे? समुद्री तट पर जब भी कोई गेंद से खेल रहा है, मान लीजिए कोई समुद्री तट पर खेल रहा है, तो जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है बताइए? जब गेंद जल में गिर जाएगी तो क्या होगा? यह दृश्य बहुत ही रोमांचक होता है या मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट जाती है। आप गेंद को पानी में फेंक रहे हैं और तरंगों की वजह से क्या हो रहा है कि दोबारा से पीछे आ रही है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, क्या होगा कि जब महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार उठता रहेगा और गिरता रहेगा तो क्या होगी? तरंगे उत्पन्न होगी। आप जानते तरंगे कैसे आती है? ऐसे ही आती है तरंगे। तो क्या हो रहा है? एक जगह उठ रहा है, एक जगह गिर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह की तरंगे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, आप सब जानते हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। इनके कारण क्या हो सकता है भाई? अत्यधिक विनाश भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय या महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित होता है। क्या होता है? अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। तो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो है विशाल ज्वारीय तरंगे जो है उससे उठ सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। सुनामी किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई
सुनामी क्या होता है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर है, और ये तरंगे जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है सुनामी में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा तेज से चलती है। 2004 में सुनामी आई थी भारत में, और उससे भारतीयों के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट था ना, डूब गया पूरी तरह। ये देख रहे हैं आप, तमिलनाडु तट पर सुनामी द्वारा किया गया विनाश। देखिए पूरी तरह से विनाश हो चुका है, सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब यहाँ पे क्या आप जानते भी लिख रहा है, चलिए हम इसे देख लेते हैं पहले। क्या आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय। क्या है भाई? पोताश्रय है। पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। जब भी सुनामी आती है तो पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं भाई, जो भी कोस्ट के आसपास, तट के आसपास होते हैं चीजें, वो नष्ट हो जाती है। इसके बारे में बात हो रही है। तो हम 2004 की सुनामी को एक बार देख लेते हैं, उसमें किस तरह से भारत ने बहुत ज्यादा विनाश का सामना किया, उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सुनामी के समय बहुत ज्यादा पृथ्वी पर तांडव वगैरह भी होते हैं। तो 26 दिसंबर का समय है भाई 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। क्या हो गया? अत्यधिक विनाश हो गया। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। इस वजह से क्या हुआ था, जो भारतीय प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई, और इस वजह से सुनामी आ गई, और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हुई। इस कारण यह भूकंप आया। अब भूकंप आया तो सुनामी भी आ गई। तो महासागर में हुआ, इस वजह भूकंप तो आया ही, साथ ही साथ सुनामी भी आई। अगर स्थल पे होता तो सिर्फ भूकंप आता, मगर महासागर में हुआ, इस वजह सुनामी भी आई और भूकंप भी आया। तो महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। तो महासागरीय तल जो है वो क्या हो गया, 10 से लेकर के 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। ये हम यहां से देख सकते हैं। तो कई तल तक जो है विस्थापित हो गया। क्या? महासागरीय तल। तो जितना भी हमारा महासागरीय तल था वो क्या हो गया? विस्थापित हो गया, डूब गया एक तरह से, और नीचे की दिशा में झुक गया। कहां पे झुक गया भाई? नीचे की दिशा में झुक गया। अब इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। अब क्या है, बहुत ज्यादा विस्थापित हो रहा, उसी ओर बहने लग गया जल। जब भी सुनामी आती है ना, आप देखिए पानी जो धीरे धीरे दूर होने लगता है, और दूर होने का मतलब है कि अब दोबारा जब आएगा तो जोर से आएगा। इस वजह से जब भी ऐसा होता है ध्यान रखिए। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। उस टाइम पे सब शौक में थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी हमारे तट पर जल है वो धीरे धीरे हमारे तल से दूर जाता जा रहा है। तो दूर जाने का मतलब है कि दूर जाने के बाद वो एक बड़ा बनेगा और फिर आपके पास सुनामी की तरह आएगा। और वही समय है, लोगों को भी उस समय ये सारी चीजें जानकारी होती नहीं थी, उस वजह से भी लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और मौसम वैज्ञानिक भी ज्यादा अलर्ट नहीं हुए। अब भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौट गया। फिर वापस से हुआ तो वापस लौटा, और जैसे ही लौटा तो सुनामी के साथ लौटा, और ये सुनामी जो है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया। कितना? 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है ये आया था। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से आया था, जिसकी तुलना व्यवसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। आप देखेंगे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो ना आपकी बाइक की होती होगी ना कार की। ये इतनी ज्यादा हाइट हुई, और इतनी ज्यादा स्पीड में अगर कोई चीज आएगी तो घर क्या, हर चीज उड़ा के ले जाएगी, चाहे आपकी
कितने ही टन की कोई चीज ना हो, सब उड़ जाएगा। कारण क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में आते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह जो है पूर्णतः डूब गए। इंडिया का भी एक इंदिरा पॉइंट था अंडमान निकोबार में, वो पूरी तरह डूब गया। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, पूरी तरह से आज के समय डूब चुका है। क्या हो गया है? आज के समय डूब चुका है। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। तो श्रीलंका से बढ़ने से पहले तरंगों की लंबाई कम थी, तो हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान दिए। अब जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। अब धीरे धीरे जो है ये क्या होने लग गई? कम होने लग गई। और कम जो है अच्छा होने लग गई, मगर पूरा का पूरा इसने डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा दी। अब समुद्र तट से जो समुद्री तरंगे है वो 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। 3 किलोमीटर तक की गहराई तक जो है समुद्री तरंगे चली गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब ये सारी चीजें जो हुई ना, इस वजह से क्या हुआ? 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक लोग घर से बेघर हुए और प्रभावित भी हुए। अब भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। सबके सब जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए, ये आप कह सकते हैं। अब यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, हम जानते हैं कि भाई भूकंप का अनुमान लगाना संभव तो नहीं है, अगर कुछ हिंट मिल जाए तो उसके लिए तैयारी होनी होगी। फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। बड़ी सुनामी के संकेत जो है कैसे मिल सकते हैं? वही 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं। तो प्रशांत में तो है ऐसी संकेत वगैरह 3 घंटे पहले जो जानकारी मिल जाती है कि भाई ये सब होने वाला है। हिंद महासागर में ऐसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं है, होना चाहिए, है नहीं। और इस वजह से हमने बहुत ज्यादा तबाही देखी, क्योंकि यहाँ भूकंपीय प्रक्रिया बहुत कम होती है प्रशांत महासागर में, मगर हिंद महासागर में ज्यादा होती है। तमिलनाडु के तट पर आप सुनामी तो देख ही रहे। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। क्या थी? सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी। ये आप यहां से देख सकते हैं। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। अगर लोग जागरूक होते, उन्हें ये पता हो जाता कि भाई ये पानी का लेवल अचानक घट कैसे रहा है, तो उनका एहसास रहता कि सुनामी आने वाली, तो जल्द से जल्द जगह खाली करते। अब सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि भाई पहले कमी आएगी फिर आएगा जोर से, और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। अब देखिए लोगों का क्या पता है, क्या है, पता नहीं क्या है लोगों में कि बाय चांस अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहती है, बाढ़ भूकंप कुछ आता है, तो लोग दूर नहीं भागते, उसको देखने के लिए भागते, और जो देखने के लिए भागने के चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। तो लोगों को देखना है कि भाई भूकंप कैसे आता है, अरे वो आपकी तबाही का कारण हो सकता है, तो आपको उससे दूर भागना है, ना कि उसके पास जाना है। अब इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उस वक्त खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब आप दर्शक बन के बैठे थे कि भाई क्या बात है, कैसे ये जो है इतनी ज्यादा ऊंचा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। अरे वो ऊंचा हो रहा है तो आपकी तरफ ही आ रहा है, मगर आप दर्शक बन के उसको सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। वो कैमरा भी फिर बाद में उनकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। तो कारण यही है कि लोग जागरूक नहीं है, और जागरूक है भी तो उनमें उत्सुकता बहुत है चीजों को देख रही है। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब आ जाता है हमारा ज्वार भाटा। ये तो हमने देखी तरंगे किस तरह से होती है। अब आ जाता है ज्वार भाटे के बारे में। तो ज्वार भाटा भी वही होता है, किस तरह से ऊपर नीचे होता है, तो वो भी ज्वार भाटा की तरह होता है। तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्टी में। ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।